हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और देखिए, आधुनिक भारत के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कराए थे रिवीजन के तौर पे। ये मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करा रही हूँ जो यूजीसी नेट के एग्जाम के आपके बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है अरुविपुरम आंदोलन के संबंध में। ठीक है, कुछ देखिए अलग सा नाम है, इसे जरूर आप ध्यान रखें। अरुविपुरम। तो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, यह मद्रास प्रेसिडेंसी में आरंभ में विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन था। दूसरा पॉइंट है, इसने मद्रास में विधायिका में निम्न जातियों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो देखिए, दोनों ही इसमें से सही नहीं है। जैसा कि अरुविपुरम आंदोलन जो था 1888 में शिवरात्रि के अवसर पर श्री नारायण गुरु ने निम्न जाति से संबंधित होने के बावजूद केरल में अरुविपुरम में शिव की एक मूर्ति स्थापित की थी। ठीक है, जैसा कि नारायण गुरु थे वो निम्न जाति से संबंधित थे, और इसके माध्यम से उन्होंने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि यह सुधार आंदोलनों, विशेष रूप से मंदिर प्रवेश आंदोलन को प्रेरित किया जाए। ठीक है, इसलिए सही नहीं। इसमें क्या दिया है कि विधवा पुनर्विवाह से प्रेरित आंदोलन था। ठीक है, तो इसका देखिए इसमें दिया है कि यह इस तरीके का आंदोलन था। कथन एक इसलिए सही नहीं है क्योंकि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशल्यम पुतनुलु द्वारा एक आंदोलन आरंभ किया गया था, पंतुलु। ठीक है, और कथन दो सही नहीं है क्योंकि जस्टिस मूवमेंट या सी मुदालियर, ठीक है, सी मुदालियर, टी नायर और पी त्यागराज द्वारा शुरू किया गया था, और इसने 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के माध्यम से विधानमंडल में निचली जातियों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो इसलिए दोनों ही इसमें बातें सही क्या है, नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में सरजामी प्रणाली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजीब अजीब से नाम है, अलग अलग से नाम है, थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। सरजामी प्रणाली क्या थी? पंजाब में धार्मिक संप्रदाय, मराठों के अंतर्गत भू अनुदान प्रणाली, टीपू सुल्तान की सैन्य रणनीति, मुगलों के अधीन राजस्व प्रशासन। राइट ऑप्शन क्या है? मराठों के अंतर्गत भू अनुदान प्रणाली। ठीक है, जैसा कि मराठों के अंतर्गत सरजामी व्यवस्था। ठीक है, मुगलों की जागीरदारी प्रणाली की भांति था, जिसमें सैनिक रखने के लिए भूमि गैर वंशानुगत यानी भूमि दिया जाता था, क्योंकि भूमि अनुदान से प्रणाली है ये। और भूमि अधिकांशतः ग्रामीण वतन पिछली सेवा या योग्यता के रूप में पुरस्कार के रूप में दिया जाता था, या तो योग्यता के रूप में या तो जो पिछली सेवा की हो। जागीर के रूप में एक तरीके से दिया जाता था, और उसका स्वामी क्षेत्र में सम्मिलित गांव के राजस्व निचोड़ने का हकदार होता था। जो उसका स्वामी होता था वो राजस्व यानी कर को जो है टैक्स से होता था जो उसे लेता था। जमींदार या सरजाम धारक को दी जाने वाली पदवी सरजामदार होती थी। क्या होती थी? सरजामदार होती थी। और सामंतई से सैन्य क्षेत्र में वीर कर्म के लिए उस व्यक्ति को दिया जाता था। इस प्रकार अधिकांश सरजमदार पूर्व सैन्य अधिकारी अधिकतर होते थे। ठीक है, ये चीजें। और 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो व्यापगत सिद्धांत या हड़प नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा प्रचलित किया गया था। हड़प नीति की बात की जा रही है, और व्यापगत सिद्धांत या हड़प नीति कहते हैं जिसे। तो इसे लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा इसमें बता रहे हैं कि किया गया था। या दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा पॉइंट है कि इसने संरक्षित राज्य के शासक की स्वाभाविक उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु हो जाने की स्थिति में अंग्रेजों को उस राज्य का विलय करने की अनुमति दी। तीसरा पॉइंट है, इस सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया जाने वाला पहला राज्य अवध था। ठीक है, 18 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है कि हड़प नीति के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल दूसरा इसमें जो है वो सही है। ठीक है,
पहला सही नहीं है, क्योंकि देखिए व्यापकत सिद्धांत या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा, जैसा कि आप जानते भी होंगे, लॉर्ड डलहौजी की ये हड़प नीति थी। ठीक है, इसलिए ये इसकी नीति तो थी नहीं। ठीक है, और यह उसकी विलय की नीति का मुख्य साधन था। तीसरा कथन जो है इसलिए सही नहीं है। तीसरा पॉइंट, इस सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया जाने वाला पहला राज्य अवध था। व्यापकत सिद्धांत या हड़प नीति के अंतर्गत विलय किया गया जो पहला राज्य था वो क्या था? सतारा था। ठीक है, पहला राज्य क्या था? वो सतारा था। तो इसलिए ये जो है सही नहीं है। और लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय करने के इच्छुक था, लेकिन इस कार्य में कुछ कठिनाइयां थी। पहली बात की अवध के नवाब बक्सर की लड़ाई के बाद से ही ब्रिटिश सहयोगी रहे थे, और इसके अतिरिक्त वो पिछले कई वर्षों से अंग्रेजों के सबसे अधिक आज्ञाकारी थे, और अवध के नवाब के कई उत्तराधिकारी थे, और इसलिए वे व्यापक सिद्धांत या हड़प नीति के अंतर्गत नहीं लाए जा सकते थे। तो बाद में क्या हुआ था कि कुशासन के आधार पर, ठीक है, कुशासन के आधार पर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि अवध को किस आधार पर सम्मिलित किया गया था, तो कुशासन के आधार पर ये सम्मिलित किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, और आप एक बार जरूर इसे थोड़ा सा पढ़ लें। देखिए, पहला सतारा 1948 में सतारा, और 1900 नहीं 1848 में सतारा, और 1854 में नागपुर सहित कई राज्यों का विलय किया गया था। ठीक है, तो दूसरा कथन जो है वो सही है। और हड़प नीति के अंतर्गत देखिए कुशासन के आधार पर, ठीक है, नवाज आदिब अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। ये भी चीज पूछा जाता है कई बार कि अंतिम नवाब कौन था, तो नवाब वाजिद अली शाह, जो एक तरीके से एक प्रकार से वो शायर भी थे, कविताएं आदि भी वो लिखते थे। ठीक है, तो सुधार इनका जो है इसलिए 1856 में उसके राज्य का विलय किया गया था। ठीक है, क्रांति से पहले कुशासन के आधार पर। ठीक है, और 19 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे? सिंहासन के उत्तराधिकारी के युद्ध में, मुगल सैन्य प्रणाली में दुर्बलता, बार बार होने वाले किसान विद्रोह, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसमें तीनों ही बातें सही, यानी सिंहासन के आधार पर उत्तराधिकार में युद्ध हुआ था। ठीक है, पतन के कारण में क्या था? औरंगजेब के जो पुत्र थे सारे, एक तो औरंगजेब भी बहुत अच्छा नहीं रहा था, उसके बाद जो उसके पुत्र थे वो आपस में उत्तराधिकार को लेके उनके बीच संघर्ष हो गया था, यहाँ तक कि उसकी लाश काफी टाइम तक पड़ी रही थी। संघर्ष की वजह से उन्होंने दफनाया भी नहीं था, और मुगल सैन्य प्रणाली में दुर्बलता भी आ चुकी थी, और बार बार होने वाले किसान विद्रोह भी उस समय शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि उन जो है इसमें हुई थी इसकी 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी औरंगजेब की। ठीक है, उसके बाद से कृषक विद्रोह आदि शुरू हो गए थे। ठीक है, तो मुगलों के बीच ज्येष्ठाधिकार के नियम का अभाव पर बादशाह के पुत्रों के बीच युद्ध होता था, जिसमें सैन्य सरदार पक्ष ग्रहण कर लेते थे, और ये सब चीजें हैं। और दूसरा दूसरा सही है कि दूसरा इसलिए सही है कि मुगल सैन्य प्रणाली में दोष थे, और सैनिक अपने सरदार के रूप में मनसबदार को देखते थे। तीसरा सही है क्योंकि 17वीं सदी के उत्तरार्ध में 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बारंबार होने वाले जो किसान विद्रोह थे मुगल राज के पतन का कारण बने थे। ठीक है, ये सारी चीजें एक बार जरूर से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक फर्रुखसियर के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। वह सैयद बंधुओं की सहायता से सत्ता में आया था। उसने सिख नेता बंदा बहादुर को पराजित किया और मार डाला। उसने बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापारिक अधिकारों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान दिया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? जैसे कि डी है, डी ऑप्शन राइट है, यानी 1 2 3। फर्रुखसियर जहांदार की हत्या करने के बाद 1713 से 1719 तक मुगल सम्राट रहा था। ठीक है, तो तीनों बातें इसमें देखिए सही है। डी कथन 1 सही है। और क्योंकि दूसरी जो आगरा के निकट सामूगढ़ की दूसरी लड़ाई जहांदार को पराजय झेलनी पड़ी थी, उसके बाद सैन्य बंधुओं की मदद से फर्रुखसियर सिंहासन जो है प्राप्त करने में सफल रहा था। ठीक है, जो सैन्य बंधु थे और दोनों, और उसमें फिर फर्रुखसियर सिखों के विरुद्ध अपने अभियान में सफल रहा था, और उसने 1716 में बंदा बहादुर को मार डाला और सिखों से लाहौर जो है गढ़ छीन लिया था। तीसरा सही है कि फर्रुखसियर के शासनकाल के दौरान में 1770 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र 3000 रुपए में बंगाल से शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार खरीद लिया, और इस अनुग्रह को सुरह ने
सुनहरे फरमान यानी गोल्डन फरमान के रूप में माना जाता है और जिसके बाद के वर्षों में मजबूती से पैर जमाने में अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है। और 21 क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान आरंभ किए गए न्यायिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित दोनों पर विचार करिए। गवर्नर जनरल न्यायिक सुधार लॉर्ड वेलेजली, भारतीय कानूनों की सहायता का कानूनों का संहिताकरण लॉर्ड कॉर्नवालिस, कलेक्टरों को न्यायिक शक्तियां वारेन हेस्टिंग, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। क्या है कि आरंभ के न्यायिक सुधार संबंधी लिखित अंगों पर विचार कीजिए, तो जो तीसरा है वो सही है। ठीक है। देखिए, भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए मैकाले के अधीन विधि जो है ला आयोग की स्थापना की गई थी, मैकाले, लॉर्ड मैकाले के अंतर्गत। ठीक है। न्यायिक सुधारों के लिए बात की गई थी जो। और फलस्वरूप दीवानी प्रक्रिया संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 1860 में और दंड प्रक्रिया संहिता जो 1861 में तैयार की गई थी। और इन संहिताबद्ध कानूनों ने धार्मिक और शासकों के निजी कानूनों का स्थान ग्रहण किया था। और युग में दो सही सुमेलित इसलिए पहला भी नहीं सुमेलित है, दूसरा भी क्योंकि कार्डनवालिस जो था उसके कलेक्टर ने उनकी न्यायिक शक्तियां वापस ले ली थी और उसे राजस्व की वसूली के लिए उत्तरदायी बनाया और फलस्वरूप जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। और ये इसलिए सुमेलित है कि वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था पारित। ठीक है। तो 1773, तो 1773 की जो बात की गई है उसमें रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के बाद एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीशों के साथ फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी इसके अधीन, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की एससी की स्थापना की गई थी। ठीक है। और 1773 के रेगुलेटिंग जो एक्ट था उसके पारित होने के बाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक बार आप इसे भी जरूर पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 22 है, वो जन सामान्य में अधिक आस्था नहीं रखते थे, वे मानते थे कि भारतीय समाज के में सभी वर्गों को राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्हें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होना था। केवल शिक्षित बुद्धिजीवियों के उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले सूक्ष्म अल्पसंख्यकों के रूप में वे आलोचना के शिकार हुए थे। इस कथन में वे का संदर्भ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गर्मपंथी ब्रिटिश अधिकारी, नरमपंथी अंग्रेजों के प्रति स्वाभाविक मुसलमान। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नरमपंथी। ठीक है। आरंभिक राष्ट्रवादियों को नरमपंथियों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि जो शुरुआत हुई थी तो उनको नरमपंथी या नरम दल कहा जाता है। ठीक है। ये भारत में 1885 से 1905 के बीच सक्रिय राजनीतिक नेताओं का एक समूह थे। ठीक है। जैसे कि शुरुआत में नरमपंथियों से शुरुआत हुई थी, 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नरमपंथियों द्वारा प्रस्ताव पारित करने, याचिका भेजने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का आलोचकों द्वारा अपर्याप्त माना जाता था। और आलोचकों का तर्क कि नरमपंथी अपनी शक्ति पर निर्भर होने और साम्राज्यवादी सत्ता को चुनौती देने के स्थान पर अंग्रेजों की उदारता पर निर्भर थे। तो ये सारी चीजें थी। तो आरंभिक राष्ट्रवादी जो थे जनसामान्य को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने में विफल रहे थे और उनका जो प्रभाव था वो शहरी शिक्षित भारतीयों तक ही सीमित रहा था। विशेष रूप से उनके नेतृत्व में केवल वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों, शिक्षकों जैसे पेशेवर समूह के सदस्य ही शामिल हो पाए थे। और 1887 में लॉर्ड डफरिन ने एक भाषण में आरंभिक राष्ट्रवादियों पर आक्रमण करते हुए उन्हें केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला उपहास उसका किया था। और ब्रिटिश अधिकारियों ने राष्ट्रवादियों की आलोचना की और इन नेताओं पर विश्व घाती बाबू हिंसक खलनायकवादी का ठप्पा भी लगाया था। ठीक है। 23 है, ब्रिटिश शासन के अधीन इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्नवालिस ने फोर्ट विलियम में एक कॉलेज की स्थापना की। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आईसीएस पास करने वाले पहले भारतीय थे।
आधिकारिक भारतीयों को सिविल सेवाओं में शामिल करने के लिए एचिसन आयोग ने भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित करने की अनुशंसा की थी। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही वही मैं जो है ली हूं इसमें और वही करा रही हूँ। तो इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी डी, यानी तीनों ही बातें सही नहीं है। देखिए, लॉर्ड वेलिजल ने फोर्ट विलियम कॉलेज का वर्ष 1800 में भर्ती किए गए सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किया था। ठीक है, किसको प्रशिक्षण देने के लिए? लॉर्ड वेलिजली ने यहाँ पे क्या दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, स्थापित किया था। और उसके बाद दूसरा कथन इसलिए सही नहीं है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आईसीएस पास करने वाले दूसरे जो है इसमें दिया है कि शामिल करने वाले पहले भारतीय थे। तो जैसा कि सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, वर्ष 1863 में आईसीएस की अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थी। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नहीं, सत्येंद्र प्रसाद टैगोर, ठीक है, वो थे 1863 में आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जगह टैगोर होगा। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वर्ष 1909 में अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संपत्ति का प्रावधान करने वाले वायसराय कार्यकारी परिषद में सम्मिलित दल प्रथम भारतीय थे। तो ये चीजें इसमें अंतर है, एक बार आप इसे पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा जिससे कि इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आप उसे कर लें। ठीक है, और देखिए कथन 3 भी नहीं सही, क्योंकि 1886 में भारत सरकार द्वारा सीयूएसएन अध्यक्षता के अंतर्गत सामान्य रूप से यूरोपियों के लिए आरक्षित रहने वाले पदों पर भारतीयों की नियुक्ति किए जाने की स्थितियों का परीक्षण करने के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। उसने योग्य होने पर भारतीयों को लोक सेवाओं में प्रवेश देने की अनुशंसा की थी, किंतु इस उद्देश्य के लिए भारत में एक साथ परीक्षा आयोजित करने का समर्थन इसमें नहीं किया था। तो आधी चीजें सही हैं, थोड़ी बहुत गलत है, इसलिए अच्छी तरीके से पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा। 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आईसीएस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष किया जाना, इल्बर्ट बिल विवाद की बात की जा रही है। दूसरा पॉइंट है, यूरोपियों पर मुकदमे की सुनवाई करने के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर आरोपित अनियमितताओं को हटाया जाना या सिविल सेवा के भारतीय सदस्यों को उनके यूरोपीय समकक्षों के समान शक्तियां प्रदान की जाना, इंग्लैंड में भारत के लिए विधि आयोग की स्थापना, इंग्लैंड में भारत के लिए वित्त आयोग का गठन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो किससे संबंधित था? ऑप्शन बी से संबंधित है। इल्बर्ट बिल का नाम काउंसिल ऑफ इंडिया के विविध परामर्शदाता कोर्ट ने पेरिस इल्बर्ट के नाम पर रखा गया था। और ठीक है, 1883 में वायसराय रिपन द्वारा ये लाया गया था, जो वास्तव में भारतीय दंड संहिता के नस्ली भेद को समाप्त करना चाहते थे। लॉर्ड रिपन ने काफी सुधार किया था, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, एक बार पॉज करके जरूर ये सब आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा ये पूरा, और जरूर इसे पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आ गए तो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जैसा कि इल्बर्ट बिल विधेयक जो है वो 25 जनवरी 1900 क्या दिया है 1984 आपराधिक दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1884 के रूप में पारित किया गया। तो 1984 में गलत लिखा है, 1884 होना चाहिए, मई 1884 को प्रवर्तित हुआ। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के दौरान स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में आजमगढ़ उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंध थी? 25वां क्वेश्चन है ये। 1904 विश्वविद्यालय का थे। इससे पहले की जो एक वीडियो अपलोड हुई थी उसमें 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसलिए 16 से शुरुआत हुई है, तो पहले वाली भी जरूर देख लीजिएगा, उसमें 15 क्वेश्चन मैंने डाले थे। और इसमें क्या सही है? इसमें बी है आजमगढ़, यानी 1857 का विद्रोह। तो 19वीं शताब्दी के दौरान स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में आजमगढ़ उद्घोषणा निम्नलिखित किससे संबंधित? 1857 के विद्रोह संबंधी थी। और इस उद्घोषणा या घोषणा पत्र का प्रकाशन 29 सितंबर 1957 को दिल्ली राजपत्र में किया गया था। सर्वाधिक संभावना यह है कि इसका लेखक मुगल सम्राट का पौत्र फिरोज शाह था।
कौन था? मुगल सम्राट का पौत्र फिरोज शाह, जिसने लखनऊ और अवध में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है। 26 है, युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंग आंदोलन मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका नेतृत्व हेनरी लुई विवियन डेरिजे द्वारा किया गया था। अपने उग्र विचारों के कारण यह एक सफल जन आंदोलन नहीं था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दोनों, दोनों ही चीजें इसमें सही है। यानी युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन, तो इसका नेतृत्व हेनरी लुई विवियन डेरिजियो द्वारा किया गया था युवा यंग बंगाल आंदोलन का। अपने उग्र विचारों के कारण यह एक सफल जन आंदोलन नहीं था, यानी उग्र विचारों के कारण यह सफल नहीं हो पाया था, जन आंदोलन नहीं बन पाया था। लेकिन ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखें। ठीक है, एक बार पॉज करके इसे भी जरूर पढ़ लीजिएगा। और निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन संस्थापक तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज और सत्यशोधक समाज, ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए इसमें कौन से सम्मिलित हैं? 2 और 3 सम्मिलित हैं। ठीक है, ये वाला सम्मिलित है एक तो सत्यशोधक, और ये वाला सम्मिलित नहीं, तत्वबोधिनी सभा। और ये सही है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा एक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 इसमें सही है। देखिए तत्वबोधिनी सभा, सत्य का प्रचार, सत्य का खोज करने वाले, कलकत्ता में वर्ष 1893 में ब्रह्म समाज से अलग होकर बने समूह के रूप में हिंदू धर्म और भारतीय समाज के सुधारवादियों का एक समूह था। इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? वे थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और ब्रह्म समाज का दूसरा गुट केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बन गया था, इसलिए युग में एक सही सुमेलित नहीं है। सत्य शोधक समाज है, उसकी स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी, और बहुत बार ये पूछा जाता है। और महाराष्ट्र में 1873 में की गई थी। अब डेट भी पूछ लेता है, तो भी ध्यान रखें। इसका उद्देश्य शूद्र जो अछूत जातियां थी उनके शोषण एवं उनके उत्पीड़न से उनको मुक्त कराना था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन पुणे में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, और इसका गठन करने के लिए उन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी को छोड़ दिया था, जो दक्कन शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए, अस्पृश्यता, भेदभाव, शराब का सेवन, निर्धनता, महिलाओं का उत्पीड़न आदि दुर्व्यवहार जैसी सामाजिक बुराइयों से संघर्ष करने के लिए सोसाइटी ने कई अभियान आयोजित किए, इसलिए ये भी सुमेलित है। ठीक है, तो तत्वबोधिनी सभा, ये सब जो है तीनों चीजें याद रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और ये 28 क्वेश्चन है, मुगलों के पतन के कारण उदित भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये शासक सार्वजनिक नियुक्तियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करते थे, और उन्होंने अपने राज्यों की औद्योगिक और वाणिज्यिक संरचना का आधुनिकीकरण किया। 28 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी एक सही है इसमें। ठीक है, ये शासक सार्वजनिक शक्तियों आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। मुगलों के पतन के कारण की बात की गई है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। 29 है, नरमपंथियों ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख अपनी शिकायतों, मांगों और याचिकाओं के रूप में प्रस्तुत कर निम्नलिखित कौन सी एक मांग इन आरंभिक वर्षों में सम्मिलित नहीं थी? ऑप्शन इसमें सी है राइट, वर्नाकुलर भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, सम्मिलित नहीं था। क्या नहीं सम्मिलित था इसमें? वर्नाक्यूलर जो एक्ट था, भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना। तो राइट ऑप्शन क्या है? सी है। ठीक है, लेकिन विधानसभा में भारतीयों की भागीदारी की बढ़ोतरी और सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, सैन्य व्यय और कर भार में कमी करना। तो नरम पंथियों ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख अपनी शिकायतें, मांगों को सम्मिलित, ये तीनों चीजें याद रखें, क्योंकि ये सम्मिलित हुई है, बाकी ये इसमें सम्मिलित नहीं थी। ठीक है, एक बार आप वीडियो पॉज करके इसे जरूर अपना थोड़ा सा देख लीजिए। ये सब मांगे थी, विधानसभा में भारतीयों की भागीदारी, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, भारतीयों को शिक्षित करने के लिए अधिक निधियां उपलब्ध करना, और सैन्य व्यवस्था कर भार में कमी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये 30 क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पुलिस सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
लॉर्ड बेंटिंक ने जमींदारों को उनके पुलिस व्यवस्था संबंधी कार्यों से मुक्त कर दिया, पहला पॉइंट है। और दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दरोगा के अंतर्गत थानों की एक प्रणाली स्थापित की, पुलिस बल को नियमित किया। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा पॉइंट है वो सही नहीं, पहला सही नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस व्यवस्था संबंधित कार्यों से मुक्त किया, क्योंकि देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने बहुत सुधार किए हैं, ठीक है। और बेंटिंग ने पुलिस उपजे एसपी के पद को समाप्त कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो एसपी का पद था उसे समाप्त कर दिया गया था। कलेक्टर मजिस्ट्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस बल का प्रमुख बनाया गया था, कलेक्टर को। और प्रत्येक डिवीजन में कमिश्नर को पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करना था। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरीय रूप से संगठित पुलिस बल अस्तित्व में आया, जिसने कलेक्टर मजिस्ट्रेट पदों पर भारी बोझ डाल दिया था। कथन दो सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिले में दरोगा के अधीन थानों, सर्किल एवं जिले में शीर्ष अधिकारी के रूप में पुलिस अधीक्षक एसपी की पुरानी जो प्रणाली थी, भारतीय प्रणाली को अपनाकर इसे आधुनिकीकृत कर दिया और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्थित पुलिस बल संगठित किया, ठीक है, एसपी का जो पद था पहले। उसके बाद हम शुरू करेंगे 31 से नेक्स्ट वीडियो में। और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आपको ठीक लगे होंगे, और अच्छे लगे हो तो जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।